वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्या जान लेते हैं, ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग इंडो चाइना का चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का। किसका चैप्टर है? हिस्ट्री का। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बिहार बोर्ड से चैप्टर का है। तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बिहार बोर्ड को रिलेटेड इंग्लिश मीडियम के वीडियो आते रहेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों लोग को, अपने फ्रेंड्स को। चलिए, इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं इसको लाइक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जान लेते हैं कि इंडो चाइना आखिर कितना बड़ा हमारा कितना बड़ा सिलेबस है इसका, है ना, इसका कितना कवर अप होगा। तो हम लोग इसको वन शॉट में एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से, और इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है। वन शॉट रिवीजन करने के बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग आप लोग का वो जीरो टू हीरो बैच वो तो चल ही रहा है, उसका डेट ठीक है। चलिए, तो वन शॉट रिवीजन को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, इंडो चाइना को बढ़ाते हैं। और इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है, आप लोग को डिफ़िकल्टी आती रहती है, तो आप लोग का डिमांडिंग चैप्टर है ये, इसलिए मैं लेके आया हूँ इस इंडो चाइना चैप्टर। थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं उसको अपनी अंदाज में आपको पेश करना चाहता हूँ कि आपको एकदम सिंपली समझा सकूँ। एकदम सिंपली मैं लिख के भी लाया हूँ ताकि आपको भी समझ जाए, मैं पढ़ने से पहले आपको समझ में आ जाए, ऐसा लिख के लाया हूँ। पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको एकदम आगे करना है। ठीक है। चले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि इंडो चाइना वार, जो हम लोग का इंडो चाइना जो चैप्टर है वो आप लोग का क्या बोल सकते, कोई ये चाइना और इंडिया के बीच में कोई वार नहीं है, वो अलग ही एक कहानी है ये। इसमें वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये इंडो और चाइना, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में कोई वार नहीं होती है। ये थोड़ी सी अलग अलग है ना। इंडो चाइना नाम से तो वैसा लगता है कि हम लोग इंडो चाइना में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडो चाइना अलग ही एक कॉन्सेप्ट लेके आती है हमारे लिए। ठीक है। इंडो चाइना अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले। और इंडो चाइना जो है ये यूरोप में प्रेजेंट हुए हैं, है ना, यूरोप में। ठीक है। चले, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, किसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडो चाइना के बारे में। किसके बारे में? इंडो चाइना के बारे में। ठीक है। चलिए, अच्छा, इंडो चाइना का चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। सिंपली आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे वो बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कहाँ जाना पड़ेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चल गए होंगे, मैं होप मान रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलने के बाद वहाँ पर लिखा होगा सिंपली ऐसा, गेट नोट्स हेयर। ठीक है, गेट नोट्स हेयर। तो वहाँ पर एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करना तो आपके पास कुछ गूगल जैसा ड्राइव खुल जाएगा, गूगल ड्राइव, जिसमें आपको ऐप का दिया हुआ होगा। उस ऐप को डाउनलोड करना और वही ऐप में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है। चले, तो आप लोग को बहुत अच्छे से नोट्स मिल जाए, इसलिए मैं ऐप भी बना दिया हूँ ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। ठीक है। चले, आपको शुरुआत करते हैं आज की पहली इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और एंड तक जाएंगे कि क्या क्या वार हुआ था। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हमारा आया है, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। इंडो चाइना अ पेनिनसुलर स्प्रेड, है ना, पेनिनसुलर स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब एशिया में ही है, यूरोप में नहीं है। मैं गलती बता दिया लगता है ना। चलिए, यूरोप में नहीं लिखिए इसको, एशिया में लिख दीजिए। यस, चलिए, कोई नहीं, हम लोग इसको एशिया कर लेंगे।
एशिया, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो कहाँ पर फैली हुई है? साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, तो साउथ ईस्ट एशिया में आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशिया में आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा है ईस्ट एशिया, यहाँ पर म्यांमार है, ये हबी का है। कहाँ का है? ये नाउ प्रेजेंट का मैप है। तो इसमें आप लोग को वियतनाम, यहाँ मतलब ये पूरा इंडो चाइना का रीजन है, ये पूरा, मतलब ये पूरा रीजन जो देख सकते हैं आप लोग, मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ आप लोग को ताकि समझ आ जाए। ये पूरी इंडोनेशिया, इंडो चाइनीज पेनिनसुलर लिखा हुआ भी है यहाँ पर, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इंडो चाइना पेनिनसुलर, ठीक है। चले, तो इसको इंडो चाइना नाम क्यों पड़ा, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 2.80 लाख, 2.80 लाख है ना, किलोमीटर्स में है। इट इज़ इन विच द एरिया ऑफ टूडेज वियतनाम, लाओस एंड कम्बोडिया कम। और ये इस एरिया में आती है। हबी का कॉन्सेप्ट लिया जाए तो हबी हम लोग का एरिया में आती है ये वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये हबी का मैप है, ठीक है। Tonkin and Annam of Vietnam were occupied by China for many centuries, and on the other hand, Laos, Cambodia was influenced by Indian culture. देखिए, हुआ क्या था कुछ, मैं आपको पास्ट से लेके चलता हूँ। टोंकिन और अन्नम हमारी, मान लीजिए ये एशिया है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसी है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है हमारी टोंकिन और यहाँ पर है अन्नम और यहाँ पर है हमारा लाओस, ठीक है। तो ये जो टोंकिन एंड अन्नम है, टोंकिन एंड अन्नम जो है, ये आपका चाइना ने कब्जा कर लिया था। किसने किया था? चाइना ने कब्जा किया था। और लाओस और कंबोडिया जो आती थी वो इंडिया के अंदर आती थी, इंडिया रीजन के अंदर आने लगी थी, जिसके कारण से चाइना और इंडिया जब मिल गया तो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट बना। क्या बना? न्यू एक एरिया बना जिसका नाम रखाया गया इंडो चाइना पेनिनसुलर, इंडो चाइना पेनिनसुलर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को क्यों नाम रखाया गया इसका? ठीक, आइए तो हम लोग चलते हैं। वही बोल रहा है, टोंकिन और अन्नम जो है वो वियतनाम से ऑक्यूपाइड जो है वो चाइना से ऑक्यूपाइड था, ठीक है, बहुत सालों से, सेंचुरीज से। और उसके बाद लाओस और कंबोडिया जो है इंडियन कल्चर से अडॉप्टेड थी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है कम्बोज के बारे में। कम्बोज जो थी वो मेन सेंटर थी इंडियन कल्चर की, जो हमारी वहाँ पर है, कहाँ पर है? वियतनाम हबी के भरोसे में। और तब के भरोसे में क्या थी? इंडो चाइना के अंदर कम्बोज थी जो इंडियन कल्चर से सेंटर में थी, ठीक है, इंडियन कल्चर का सेंटर थी। कब का बात है ये? 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 4th सेंचुरी का मतलब हो गया 300 से 400, ओके। आगे चलते हैं। इन द 12th सेंचुरी किंग सूर्यवर्मा द्वितीय had built the temple of Angkor Wat, but Kamboज had collapsed in the 16th century. क्या हुआ? जब हमारे किंग कौन आए? किंग सूर्यवर्मा हमारे इंडिया के राजा बने, इंडिया के किंग बने, तब इंडिया के किंग बने, तब क्या हुआ समझ सकते हो? इंडिया के किंग बने तो कम्बोज को वो हटा के क्या बनाए? एक टेम्पल बना दिए जिसको बोला जाता है अंकोर वाटिका टेम्पल, ठीक है। चले, और यही टेम्पल सेंटर है आज के दिन में, ठीक है। उसके बाद ये 12th सेंचुरी में कहानी हुआ था। क्या हुआ था 12th सेंचुरी में? उसके बाद 16th सेंचुरी में हमारा क्या हुआ? कम्बोज जो है वो कोलैप्स्ड हो गया। क्या हो गया? कोलैप्स्ड हो गया, यानी कि बंद हो गया, ठीक। आई समझ बात? चले, वही लिखा हुआ है कि सूर्यवर्मा के आने के बाद 16th सेंचुरी में हमारा कम्बोज जो है वो कोलैप्स्ड हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ड्यू टू द कल्चरल इन्फ्लुएंस
of China on these countries and India on some other countries was known as Indochina, जिसके कारण से कुछ हमारी इंडिया से बिलोंग करती थी कल्चर, कुछ रीज़न जो आपकी है वो इंडिया से बिलोंग करने लगी और कुछ रीज़न चाइना से बिलोंग करने लगी। कहाँ से बिलोंग करने लगी? चाइना से। तो उसको नाम दिया गया क्या? इंडो चाइना रीजन, इंडो चाइना रीजन। ठीक है, आई समझ बात? चलिए, होप आप लोग को समझ आई होगी बात। ठीक है, चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं, है ना। चलिए, बात होगी आप लोग को क्लियर। ये ब्लू पर ब्लू अच्छी नहीं लगेगी क्या? रुक जाओ, ये भी नहीं ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है कि हमारा अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेंस। हुआ क्या, हमारी जब ट्रेडिंग कंपनीज अराइव हो रही थी, कहाँ पर? अराइविंग ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेंस, तो हम लोग का जब इंडो चाइना बन चुका था, इंडो चाइना रीजन का नाम हो चुका था, तो वहाँ पर सभी ट्रेडिंग कंपनीज धीरे धीरे वहाँ जा रहे थे और सबसे पहले वहाँ पर गए फ्रेंच लोग, फ्रेंच डोमिनेंस बनाना शुरू किए। तो फर्स्ट ट्रेडर्स टू रीच इंडो चाइना वेयर द पोर्टुगीज, है ना। एनी कंट्री अदर देन फ्रांस शोड इंटरेस्ट इन इंडो चाइना फॉलोड बाय डच, इंग्लैंड एंड फ्रांस। सारी कंट्रीज फ्रांस को छोड़ के इंटरेस्ट ले रही थी, सॉरी फ्रांस के सहित इंटरेस्ट ले रही थी। डच जैसे, इंग्लैंड जैसे, फ्रांस जैसे देश हमारे इंडो चाइना के इंटरेस्ट आ रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे किंग्स हैं। कहाँ के किंग्स हैं भाई? तो फ्रेंच किंग्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंच डोमिनेंस जब आ रहा था तो ये फ्रेंच के कुछ किंग्स हैं। डिड नॉट सो द होल ऑफ इंडो चाइना ऑक्यूपाइड बाय फ्रांस टिल द 20th सेंचुरी। हुआ क्या कि ये लोग जो है इंडो चाइना को ऑक्यूपाई नहीं किए फ्रांस के 20 सेंचुरी तक। 20 सेंचुरी तक इंडो चाइना ने फ्रांस को कुछ नहीं बोला, मतलब फ्रांस ने इंडो चाइना को कुछ नहीं किया। सारे पहले ट्रेडिंग कंपनीज लोग आए, बाद में फ्रेंच डोमिनेंस आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ऑब्जेक्टिव क्या थी फ्रांस को। अच्छा, जब 20 सेंचुरी तक हमारा यानी कि 20th सेंचुरी तक जब फ्रेंच नहीं बना ये इंडो चाइना का, तो हम लोग बाद में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस ने इंडो चाइना पर कब्जा करने की कोशिश की। ऐसा क्या हुआ? तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लोनाइजेशन बाय फ्रांस, है ना, कि फ्रांस को अपना क्लोनाइजेशन क्यों बनाना पड़ा, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पर्पज़ यही था इंडो चाइना का कि वो बिजनेस कंपटीशन में सबसे आगे रहे, है ना, डच और ब्रिटिश से भी आगे, है ना, सबसे आगे वही रहे। द raw materials for the industries were obtained from the colony itself and the colony was a marketplace to sell the finished goods। क्या बोल रहा है कि रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के लिए उन्हें चाहिए था, किन्हें चाहिए था? फ्रांस को चाहिए था। ठीक है, फ्रांस को चाहिए था, इसलिए वो इंडो चाइना को क्लोनाइजेशन बनाना चाह रही थी। ठीक है, और ये क्या कॉलोनी इटसेल्फ करना चाहती थी, और उसको क्या नाम दिया गया? जब उसको सारा एक्सप्लॉयटेशन करने लगी धीरे धीरे, तो उसे नाम दिया गया क्लोन। क्लोन नाम दिया गया किसी फ्रेंच पीपल को। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बार बार आता ही है बोला। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो हमारा आता है जब उन्होंने क्लोन, मतलब कह सकते हैं क्लोन बना लिया। क्लोन समझ सकते हैं, क्लोन जिसको हम लोग बोलते हैं बंधक हम लोग क्या थे? क्लोन थे किसके? ब्रिटिश के, है ना, इंडिया के थे ना हम लोग। तो क्लोन बनने के बाद हमारे क्या नाम है, फ्रेंच डोमिनेंस ने, सीधा सीधी बोले फ्रेंच डोमिनेंस ने बंधुआ मजदूरी का रखने लगा। बंधुआ मजदूरी मतलब बॉन्डेड लेबर। अच्छा, बंधुआ मजदूरी जैसे उन्हें पैसों, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है कि पैसे दे के ये लोग सिंपली पैसे दे रहे हैं और उसे बांध करके रख रहे हैं।
पैसे दे रहे हैं, उसे बांध करके रख रहे हैं, है ना। तो इसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर। क्या कहते हैं? बॉन्डेड लेबर। देयर आर द वर्कर्स हैड नो राइट्स while the owner had unlimited rights. The French who settled in Indochina were called colon. सबसे पहली बात यहाँ हुई कि बॉन्डेड लेबर को कोई अधिकार नहीं दिया गया। बॉन्डेड लेबर को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं मिला। जैसा कि कोई अधिकार नहीं मिला, नो राइट्स, ठीक है, कोई राइट नहीं। ठीक, समझ में आई बात। तो और ओनर के पास सारी राइट्स थी, ऑल राइट्स, अनलिमिटेड राइट्स ओनर के पास। किसके पास? ओनर के पास। ठीक है, बात हो गई क्लियर। और जब फ्रेंच इंडो चाइना में सेटल्ड हो गए तो उन्होंने क्लोन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, चले आगे चले। तो फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ भाई? इंडो चाइना में ग्रोथ और नेशनलिज्म कैसे, नेशन की भावना कैसे उत्पन्न हुई, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच colonialism in Indochina faced occasional rebellions but became more prominent in the early 20th century। क्या बोल रहा है? फ्रेंच colonialism जब इंडो चाइना बहुत सारे एक्सप्लोटेशन में आने लगी इंडो चाइना में, तो नेशनली इंडो चाइना में बहुत सारे पीपल लोग की भावना जागरूक हुई 20th सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद इन 1930 में फान वोई चाओ फाउंडेड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड डुई टैन होई हुज लीडर वाज क्वांग डैन। देखिए, ये हमारे फान वोई चाओ है। कौन है? फान बोई चाओ। ठीक है, फान बोई चाओ है, और यही एक सीक्रेट, मतलब सीक्रेट क्या बोले, रिवोल्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम ड्यू टैन होई होता है, जिसके लीडर को बनाते हैं क्वांग डैन को। ठीक है, फान बोई चाओ क्रिएटेड अ स्टीर बाय राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। उसके बाद वियतनाम के बारे में उन्होंने पेपर को में लिखा, एक बुक लिख दिया। उस पर क्या होगा? नेशनलिज्म बढ़ा, इंडो चाइना ने पढ़ा उसे, है ना। तो नेशनलिज्म इंडो चाइना में धीरे धीरे ग्रो हुआ। ठीक है, आगे चल के द चेंज ऑफ पावर इन चाइना अंडर द लीडर्स ऑफ सन यत सेन इंस्पायर्ड इंडो चाइना स्टूडेंट्स टू इस्टेब्लिश वियतनाम क्वान फुक होई, जिसको वियतनाम लिबरलाइजेशन एसोसिएशन बोला जाता है। हुआ क्या, चाइना के अंदर भी पावर चेंज हो रही थी। उस टाइम वहाँ के लीडर जो थे सन यत सेन इंडो चाइनीज से स्टूडेंट से इंस्पायर हुए और वहाँ पर वियतनाम लिबरलाइजेशन एसोसिएशन खोला, जिसमें उन्होंने फॉर्म किया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी रखा। कब फॉर्म हुआ ये वियतनामीज नेशनलिज्म पार्टी? वो 1940 में फॉर्म हुआ। किसके द्वारा? सन यत सेन के द्वारा। बट द फ्रेंच गवर्नमेंट क्रस्ड इट, लेकिन फ्रांस आई और उसे तबाह कर दी। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, condition of the people इंडो चाइना was becoming pathetic. There was no improvement in its condition. और दिन ब दिन कंडीशन जो थी हमारी इंडो चाइना के पीपल की, वो बहुत ख़राब होती जाती थी और वहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी उस कंडीशन को सही करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण से पूरा तबाही मच रहा था इंडो चाइना में। तभी हम लोग के एक नए होची मिन नामक इंसान इमर्ज हुए। Some liberal policies were adopted after the First World War. वर्ल्ड वार 1 के बाद, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, कुछ लिबरल पॉलिसीज़ को अपनाया गया फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, A representative assembly was constituted for Cochin, China, and arrangements were made for the election of its members. A Vietnamese student named Nguyen Ai Quoc, जिसको हम लोग होचिन में बोलते हैं, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट इन पेरिस इटसेल्फ। उसके बाद पेरिस ने होची मिन हमारी वियतनाम में आए। वो स्टूडेंट थे पहले, उसके बाद वो रिवॉल्यूशनर आदमी बन गए। ठीक है, फॉर्म द ग्रुप किए, ग्रुप को फॉर्म किया पेरिस में ग्रुप को फॉर्म किया अपने से, है ना। तो उसके बाद वियतनाम में लाया गया, इंडो चाइना में लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, मीन वॉज एजुकेटेड हो एंड हो चीन इंस्पायर्ड बाय मॉस्को कम्युनिज्म।
मिन जो है हमारे हो ची मिन जो है वो कम्युनिज्म के पढ़ने के लिए मॉस्को गए थे। फॉर्म द वियतनामीज रिवॉल्यूशन इन 1925। उसके बाद वहीं से उन्होंने वियतनामीज रिवॉल्यूशनरीज को स्टार्ट किया। द पार्टीज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट नेशनलिज्म इन द 1930s। इसके 1930 में हमारी पोस्ट नेशनलिज्म को लागू किया गया, किसके द्वारा? हो ची मिन के द्वारा। ठीक है, ठीक, चलिए। उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वार 2 हुई। उसके बाद वियतनामीज को कुछ कुछ इंडिपेंडेंस मिलती रही हमारे हो ची मिन के द्वारा। ठीक है, जून 1940 में फ्रेंच डिफीट हो गया जर्मनी के द्वारा और जर्मनी बैक्ड हो गई पावर फ्रांस में। ठीक है, आफ्टर दैट जापान इस्टेब्लिश इट्स पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द होल ऑफ इंडो चाइना। जब फ्रांस हार गई जर्मनी से तो जर्मनी और फ्रांस में हुई लड़ाई और वहाँ पर फ्रांस अपनी सत्ता को खो देती है और जर्मनी को अडॉप्ट हो जाती है। ठीक है, इंडो चाइना में पूरे होल इंडो चाइना में पूरे होल कंट्री में इंडो चाइना की बात करें, पूरे होल इंडो चाइना में किसकी साम्राज्य आ जाती है? तो जर्मनी की साम्राज्य आ जाती है। किसके मरने के बाद? मरने के बाद मतलब हारने के बाद, फ्रांस के हारने के बाद। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ हो ची मिन एक्टिविटीज है ना, क्या बोलते हैं, लीडरशिप हो ची मिन एक्टिविस्ट फ्रॉम ऑल द ओवर द कंट्री इस्टेब्लिश द वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग एंड अडॉप्टेड अ गुरिल्ला वॉरफेयर पॉलिसी इन्वॉल्विंग ऑल ऑपरेस्ड पीजेंस इंटेलेक्चुअल्स टेररिस्ट और ट्रेडर्स। इंडो चाइना ने हो ची मिन के साथ एक संगठन फॉर्म किया जिसको नाम गुरिल्ला वेलफेयर रखा, वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग को रखा। उसमें गुरिल्ला वारफेयर फोर्स नामक संगठन हुई। उस फोर्स में बेहतरीन से बेहतरीन आदमी लोग घुसे, मतलब आए और फोर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि 1944 में यानी कि 1944 में फ्रांस जर्मनी से बाहर हो गई। उसके बाद न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान के अंदर, जापान सरेंडर कर दिया, जिसके इन दिस सिचुएशन जापानीज फोर्सेज स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ वियतनाम एंड फ्रांस डिड नॉट हैव इनफ पावर टू रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ इन इंडो चाइना। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब फ्रांस हार गया इंडो चाइना में, तब जर्मनी ने अपने कब्जा को रखा। उसके बाद जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान के तरफ। हाँ, ठीक है, तो जापान सरेंडर कर दिया गया। उसके बाद हमारी जो फ्रेंच सरकार थी उससे उतना पावर नहीं था कि वो इंडो चाइना को फिर से रख ले। उसके यही एडवांटेज के लेकर नेशनलिस्ट जो थे वियतनाम के इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिए सितंबर 1945 में, इस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम अंडर द लीडरशिप ऑफ वियत मिन। हो ची मिन वॉज मेड द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। उसके बाद यही सब फ़ायदा लेके जब जर्मनी हार गया, जापान हार गया, फ्रांस हार गया, तो यही मौका पा के नेशनलिस्ट जो थे वियतनाम के, वो इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं वियतनाम को, इंडो चाइना को, और 1945 में और हो ची मिन के साथ एक सरकार बना लेते हैं जिसके लीडर होते हैं हो ची मिन। आगे चलते हैं तो उसके बाद फ्रेंच पॉलिसी आती है इंडो चाइना की तरफ। कुछ पॉलिसी आती है धीरे धीरे। फ्रांस वांटेड टू सेव इट्स संकेन एम्पायर इन इंडो चाइना, सो ही प्लान्ड अ न्यू कॉलोनियल सिस्टम। तो फ्रांस जो थी वो डूबी अपनी साम्राज्य को इंडो चाइना के, वो बचाना चाहती थी, तो वो एक न्यू सिस्टम को फॉर्म करती है। फ्रांस अनाउंस्ड दैट अ यूनियन वुड बी गिवन टू द वास्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस विच वुड इंक्लूड द डिपेंडेंट कॉलोनीज। फ्रांस बोली कि हम तभी इसको अकेला छोड़ेंगे जब हमको कुछ कुछ कॉलोनीज मिलेगी। तो इंडो चाइना फेडरेशन की भी पार्ट बन रही थी, जिसके कारण से जापानीज फोर्सेस विथड्रू हुई। As the French army reached Saigon, Vietnamese guerrillas fought fiercely and the French army remained trapped in Saigon. उसके जापान के द्वारा कुछ फोर्स भेजा गया इंडो चाइना में। ठीक है, इंडो चाइना को मदद की जापान हमारी। उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ फ्रेंच आर्मी जो थी रिच्ड हुई साइगोन में। वहाँ पर वियतनामीज गुरिल्लास भी गए थे, जो एक संगठन बन चुकी थी पहले ही हो ची मिन के द्वारा, और वो फ्रेंच आर्मी रिमेन ट्रैप्ड हो गई और साइगोन में
ट्रैप्ड हो गई। ठीक है, आगे चलते तो कुछ फ्रेंच पॉलिसी फिर से आ गई। तो 6 मार्च को 1946 में द हनोई एग्रीमेंट टुक हुआ फ्रांस और फाइनली वियतनाम के बीच में, जिसमें फ्रांस कंसिडर किया गया वियतनाम को इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक हो गई। तब से वो बिलीव करने लगे कि रिमेन इन द इंडो चाइना यूनियन एंड द इंडो चाइना यूनियन वुड रिमेन इन द फ्रेंच यूनियन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग यूनियन बन चुके थे। फ्रांस एस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नमेंट इन कोचिन चाइना विच ब्रोक द हनोई गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हो ची मिन स्ट्रेंथ हो गई, he could directly compare with the French army, so the guerrilla war started again। तो हो ची मिन जो थे वो सोच रहे थे कि अब हम पावरफुल हो गए, फ्रेंच को हरा दिए, तो फिर से कुछ गुरिल्ला वार स्टार्ट हो गई। इन दिस ऑर्डर द गुरिल्ला सोल्जर्स मेड अ फियर्स अटैक ऑन डियन वेन फू। तो डियन वेन फू यानी कि फ्रांस के तरफ से डिफीट हो गए कुछ वार में। उसके 16,000 सोल्जर्स भी फ्रांस में सरेंडर हो गए, जिससे कारण से डियन वेन फू जो थी वो कैप्चर्ड हो गए कम्युनिस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते तो अमेरिका का कुछ इंटरवेंशन हुआ था वो पढ़ते हैं। अमेरिका जो है विच वॉज सपोर्टिंग फ्रांस टिल नाउ अडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन द इंडो चाइना। इट वाज आल्सो अनाउंस्ड अगेंस्ट द कम्युनिस्ट इन 1954 अ वाट वाज कॉल्ड इंडो चाइना प्रॉब्लम विच इज नॉन एज द जेनेवा अकॉर्ड। उसके अमेरिका जो हमारी समर्थन थी फ्रांस की अभी तक, वो अभी उसके मतलब दुश्मन बन जाती है 1954 में, और वो एक जेनेवा अकॉर्ड फॉर्म करती है, जेनेवा अकॉर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, आगे चलते जेनेवा अकॉर्ड डिवाइडेड द होल वियतनाम इनटू 2 पार्ट्स। तो वियतनाम जो था हमारा वो 2 पार्ट्स में बन जाता है, जिससे हमारी 2 पार्ट्स फॉर्म होती है। कौन कौन पार्ट्स? ईस्ट वियतनाम और वेस्ट। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, 2 फॉर्म में बढ़ जाती है। ठीक, हो ची मिन को वियतनाम साउथ में मिल जाता है और लाओस कंबोडिया हमारी अलग हो जाती है, और जेनेवा अकॉर्ड्स हैंडेड ओवर द यूएस बैक्ड गवर्नमेंट। तो उसके बाद यूएस के द्वारा हमारी कुछ सरकारें बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वियतनाम जो है ये हमारी हो ची मिन को मिल जाती है, हो ची मिन को मिल जाती है, जिसके कारण से और ये हमारी जो सरकार थी ये अलग हो जाती है। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट फॉर्म होने लगती है। तो पहले कुछ साम्राज्य ऐसा था, तो उसके बाद साम्राज्य कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, बात होगी आप लोग को क्लियर। आगे चलते हैं तो सिविल वार हुआ लाओस में। लाओस एंड कंबोडिया वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अंडर द जेनेवा कन्वेंशन। A 3-member international monitoring commission was formed to look after the implementation of the Geneva Convention, whose members were India, Canada, and Poland. The three princes' struggle for political supremacy in Laos led to stability. लाओस कंबोडिया एक फुल्ली इंडिपेंडेंस बन जाती थी जेनेवा अकॉर्डेशन के द्वारा। ठीक है, दौरान उसमें 3 मेंबर्स शामिल होते हैं, हमारी इंडिया, कनाडा, पोलैंड। यही तीनों हमारी लाओस में एक इंस्टेबिलिटी को लाते हैं और बहुत सारे सिविल वार को लाओस में हो जाती है। तो चलिए सिविल वार को पढ़ते हैं। इलेक्शन के बाद लाओस में क्या हुआ वो पढ़ना है। After election in Laos on 25 December 1955, the national government was formed and the government was formed under the leadership of Son Phuma। तो इलेक्शन के बाद 25 दिसंबर 1955 को नेशनल गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म्ड होती है, और गवर्नमेंट किसके द्वारा फॉर्म होती है? सोन फूमा के द्वारा। इन द लाओस द स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन द 3 ब्रदर्स स्टार्टेड एंड फियर सिविल वार स्टार्टेड। 3 भाई के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है, सिविल वार due to the indirect involvement of America, Russia in the civil war of Laos to the world peace was put in danger. Then India raised the demand to revive the International Control Commission in line with the Geneva Convention। Geneva Convention के साथ साथ अमेरिका और रसिया भी सिविल वार में शामिल हो जाती है, जिसके कारण से और भी खतरनाक सिविल वार होती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशंस was finally decided to conference 14 on this problem, in which Russia and America were also agreed on the participation of the 3 sides of Laos. The convention took place in May 1961, in which all the princes also formed joint cabinet, but due to the American conspiracy and foreign minister of Laos was killed and the civil war was agreed upon and started again। तो सिविल वार हमारी चल रही थी कहाँ पर? लाओस में। वहाँ पर रस और अमेरिका पूरी तरह से लड़ रहे थे। उसके बाद एग्रीड होती है एक पार्टिसिपेशन में, जो हमारी 1961 में होती है कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसके बाद भी लाओस के फॉरेन मिनिस्टर को मार दिया जाता है, जिसके कारण से सिविल वार फिर से स्टार्ट
कराना पड़ता है, ठीक है। तो सिविल वार फिर से स्टार्ट होती है और अमेरिका नहीं चाहती थी कि वो फिर से कम्युनिस्ट स्प्रेड हो ही लाओस में, जिसके कारण से इलेक्शन हुई फिर से। स्वान वांगफुमा जो प्राइम मिनिस्टर बनी और स्वान वोम बिकम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिससेटिस्फाइड विद दिस द पाथर्ट लाओ इन्वेडेड लाओ इन 1970 captured the ground of Jazz. Although America bombed heavily in this war, but the invention of the apartheid law could not be stopped. तो अमेरिका को फिर से कुछ बॉम्ब की जैसा खाना पड़ा, किसकी तरफ से, लाओस की तरफ से, जो अमेरिका तब तक चुप थी। उसके बाद रूस भी आ गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उसकी भी अटैक करने की। तो बहुत सारा वार चला उसके बीच 1971 तक। यूएस ट्रूप्स, वार प्लेन्स एंड बॉम्बर हेलीकॉप्टर, तो कुछ इस तरह के हेलीकॉप्टर्स तो वहाँ पर गए और हमारे सिविल वार में हिस्सा लिए, ठीक है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हो ची मिन्ह को रोक लेना। उसके बाद रूस और ब्रिटेन को चाइना के द्वारा अलग करना, और भी बहुत सारे कुछ वार हुआ, प्रेशर हुआ अमेरिका की तरफ। अमेरिका नहीं स्टॉप हुई थी स्प्रेड ऑफ लेफ्टिज्म इन इट्स अटैक, जब वार लाओस ने हमला कर दिया था अटैक को अमेरिका के तरफ, ठीक है। उसके बाद कुछ कंबोडियन क्राइसिस भी हुई थी। आफ्टर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1954, प्रिंस नरोत्तम सिंघानुक was considered as the ruler by accepting the constitution monarchy in Cambodia. Narottam Singhanok had started running Cambodia on the policy of non-alignment. उसके बाद जब हमारी कंबोडिया जब होने लगी शुरुआत, तो वहाँ पर एक किंग बने नरोत्तम सिंघानुक। तो उन्होंने मोनार्की को हटाया कंबोडिया से और अपना एक इलेक्शन नामक ग्रंथ शामिल किया, ठीक है। इसके बाद कंबोडिया बाय प्रोफिकिंग थाईलैंड, तो थाईलैंड के द्वारा मदद लिया गया, ठीक है। उसके नरोत्तम सिंघानुक जो थे वो रिलेशंस को ब्लॉक किया अमेरिका के साथ, और अमेरिका से हेल्प लेना भी बंद कर दिया, जिसके कारण से यूएस इन्वेडेड कंबोडियाज बॉर्डर विलेजेस वियतनाम। तो वियतनाम के साथ साथ अमेरिका जो है कंबोडिया भी आने लगी। तो अमेरिका गॉट पॉइजन रेन इन द कंबोडियन बॉर्डर एरिया बाय एयरप्लेन, ड्यू टू विच द रबर क्रॉप ऑफ 14,000 एकर्स ऑफ लैंड वाज डिस्ट्रॉयड। तो अमेरिका के फोर्सेस ने कंबोडिया को, मतलब कंबोडिया ने अमेरिका फोर्सेस को अंदर नहीं घुसने दिया, जिससे 40,000 रबड़ की खेती जो थी एकड़ लैंड की, वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, ठीक है। तो सिंघानुक ने डिमांडेड किया कि अमेरिका और स्टार्टेड इंक्रीजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईस्ट जर्मनी शोइंग इंटरनेशनल टुवर्ड्स रूल, जो जिसके कारण से नरोत्तम सिंघानुक फॉर्म्ड किया गवर्नमेंट इन एग्जाइल पेकिंग अंडर जनरल लॉन नोल, ठीक है। इनके अंदर से फॉर्म किया और पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारा क्राइसिस हुआ इसमें। तो सिंघानुक ने वाइज्ड वार अगेंस्ट किया, न्यू गवर्नमेंट बनाई, जिसके कारण से कॉन्फ्रेंस हुआ सक्सेसफुल और चेंज हो गई कंबोडिया। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, साउथ वियतनाम और अमेरिका शांत हो गया, ठीक है। चलिए, कंबोडिया डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक 1970 में कि कंबोडियन गुरिल्लास को शांत रखा जाए, अमेरिका फोर्सेस को शांत रखा जाए। और लोन 5 साल के बाद सिंघानुक डिक्लेयर्ड a decisive war and his लाल खुमेरी आर्मी merged ahead, finally लोन वाट had to flee। तो लोन नोल को लास्ट में जाना पड़ा, क्योंकि वो इतना दर्द भरा कहानी नहीं देख पा रहे थे, जिसके कारण से लोन नोल भाग गया, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो नेक्स्ट है कि कंबोडिया में फिर से सिविल वार हुआ, और 19 अप्रैल 1975 के अप्रैल में उसके बाद नरोत्तम सिंघानुक प्रेसिडेंट बन गए। उसके 1978 में वो रिटायर कर दिए पॉलिटिक्स को। नाउ द नेम ऑफ कंबोडिया वाज चेंज टू कंपोचिया। उसके बाद जब वो हार गए, मतलब रिटायर्ड हो गए, तो उसके बाद उनका नाम रख दिया गया कंपोचिया, कंबोडिया, ठीक है, बदल के। तो उसके बाद वियतनामी सिविल वार हुआ अमेरिका के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जेनेवा अकॉर्ड्स, वियतनाम वाज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। कम्युनिस्ट बैक हो ची मिन इन नॉर्थ वियतनाम एंड यूएस बैक्ड माओ ज़ेडुंग इन साउथ वियतनाम, ठीक है। तो जेनेवा एग्रीमेंट में कहा गया था कि वियतनाम वुड बी unfired through election, but it was not done by forming Viet Congress,
वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट हुआ। उसके बाद यूएस जो हमारी वाइट पेपर नेम्ड जो थी वो थ्रेट टू पीस रखी। कम्युनिज्म सेंट हुई 4000 की तरफ से ट्रूप्स में रखा गया साउथ वियतनाम में, ठीक है। उसके बाद वियतनामीज के बाद सिविल वार हुआ, स्टार्ट हो चुकी थी मिलिट्री बेस में, ठीक है। वेपन्स टैक्स सारी चीज़ें लाई गई वियतनाम कांग्रेस और वियतनामीज पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे वार हुआ। उसके बाद नॉर्थ वियतनाम में प्रो वायलेट कांग्रेस फॉर्म हुई। इंटायर विलेज सेट हो गई फायर में। उसके बाद द फेमस फिलोसोफर रुसेल हेल्ड अ कोर्ट एंड ब्लेम्ड अमेरिका फॉर द वियतनाम वॉर, ठीक है। चलिए आगे चले, तो आगे हम लोग को पढ़ना है कि कंबोडिया में उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका हैड टू साउथ वियतनाम में क्वेश्चन ऑफ इट्स प्रेस्टीज व्हाइल द वियतनामीज वेयर फाइटिंग ऑफ देयर एक्सटेंसेस एंड नेशन। अमेरिका अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ द हो ची मिन रोड बट द नेशनलिस्ट रिपेयर इट इमीडिएटली टू कंट्रोल हिज रूट। अमेरिका ऑल्सो इन्वाइटेड लाओस एंड कंबोडिया काउट इन अ 3-way वार हैड टू विदड्रॉ। तो अमेरिका बहुत साथी था, तो वो पहले हो ची मिन रोड को उड़ा दिया। उसके बाद वियतनाम के नेशनलिस्ट जो उनको ठीक करवाए, तो लाओस और कंबोडिया बची। और अमेरिका चाहता था कि तीनों एक तीर से तीन निशान करना है इनको। तो अमेरिका जो थी वो पीस टॉक्स करने लगी, लेकिन वो टर्म्स रखी, कुछ टर्म्स रखी। टॉक्स हुआ पेरिस में सक्सेसफुल 1968 में, ठीक है। तो नाउ अब जब अमेरिका हार गया और वियतनाम का यूनिफिकेशन हुआ, तो वहाँ पर हॉलीवुड फिल्म्स बन रही थी अमेरिकाज वियतनाम वार के तरफ। तो फिल्म्स आर बीइंग मेड ऑन अमेरिकाज एट्रोसिटीज़, ठीक है। तो अमेरिका कैसे हार गया उसके उस पर फिल्म बनाने लगा। निक्सॉन बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट। उसके बाद निक्सॉन एक न्यू प्रेसिडेंट बन गए। यूएस प्रेसिडेंटियल इलेक्शन हुई। उसके अंदर अमेरिकन टर्म्स हुई कि वियत कांग्रेस में अब लड़ाई नहीं होगी, फाउट बैक होगा साउथ वियतनाम में, कंटिन्यूइंग टू बॉम्ब यार्ड, ठीक है। आगे चलते तो इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ वियतनाम को इंडिपेंडेंट मिली। माइलीगांव में फिर से फोर्स हुई। तो देन प्रेसिडेंट निक्सॉन अनाउंस्ड अ 5-point प्लान फॉर पीस। 5 पॉइंट अनाउंस किया। तो कौन कौन सा 5 पॉइंट था उससे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला था कि ऑल द आर्मीज जो थी हमारी इंडो चाइना स्टॉप्ड कर देगी फाइटिंग, ठीक है। वार नहीं होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, नो कंट्री विल टू इंक्रीज पावर, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ फाइटिंग विल स्टॉप, है ना। द अल्टीमेट गोल ऑफ द केस फायर शुड बी इन द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट द होल ऑफ इंडो चाइना, ठीक। आगे चलते हैं। तो इसके बाद इंडो चाइना को हमारा इंडिपेंडेंस मिला 1972 में। एक एग्रीमेंट साइन हुआ नॉर्थ वियतनाम अमेरिका के बीच। तो साउथ वियतनाम ऑब्जेक्टेड एंड अर्ज द रीजॉइनेशन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ वियतनाम, तो ये आप लोग पढ़ लेना। माइलीगांव विलेज जो थी ये उसको पढ़ा देते हैं हम लोग। देयर वाज अ विलेज इन साउथ वियतनाम वेयर द अमेरिकन आर्मी सराउंडेड द होल विलेज एंड किल्ड द मैन, टुक द वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्टेज एंड गैंग रैप्ड them from the several days, then killed the two and set off the whole village on fire, and old Zindi buried among the dead bodies were sold, which exposed on the incident। तो माइलीगांव में बहुत सारी लड़ाई होने लगा, तो जिसके कारण से निक्सॉन भी सोचा चलो इसको छोड़ देते हैं, और माइलीगांव को जला दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो माइलीगांव पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था अमेरिका के द्वारा, फालतू एकदम हो गया। लास्ट में वार, ये लास्ट वार था। इसके बाद इंडो चाइना का अलग देश बन गया और हमारी इस चैप्टर का एंड हो गया, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर का एंड करते करते हम बताते कि चैप्टर आउटलाइन किसका आज हम लोग पढ़ने वाले, हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चैप्टर आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा मेरे से पढ़ने में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए इन प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ना चाहोगे आप लोग, चलिए मैं बता देता हूँ। नेचुरल डिजास्टर जो थी हमारी 2 चैप्टर तो हम लोग ने कंप्लीट किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम लोग तीसरा चैप्टर लेके आएंगे, जो भी नाम होगा उसका हम आपको बता देंगे, ठीक है। चले तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और मेरे साथ जुड़े रहिए।